यहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बीच में 2 दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी थोड़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसमें 2 दिन हमारी क्लासेस नहीं हो सकी थी, तो हमने यहाँ लाके छोड़ा था कि एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलता है कि आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। देखो अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 फॉर्मूले पॉसिबल है। एक ओके फॉर्मूला सर, बाय। एक फॉर्मूला जो है वो एरिया विद एक्स एक्सिस है, एक फॉर्मूला जो है वो एरिया विद एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो एरिया विद वाई एक्सिस है। ये मैंने आपको दोनों इक्वेशंस लिखवाई थी। हम अपना आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब एक कर्व ये नीचे वाला है और एक कर्व ये रेड वाला है, 2 कर्व्स बने हुए हैं। इन दोनों कर्व्स के बीच में एक एरिया है, इन दोनों कर्व्स के बीच में ये एरिया है जो कि बाउंड है। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, कौन से, ये जो ए और बी है। फिर आप क्या करें, इंटीग्रेट बोथ द कर्व्स, दोनों कर्व्स को इंटीग्रेट कर दें। स्टेप नंबर 3, subtract the two integrals. During subtraction do not ignore the negative sign. तो दोनों का एरिया निकालें और माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
अब देखिए, आपने ये जो नोट्स में कॉपी करा है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो कर्व्स दिए हुए हों, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट टू कर्व्स और उनके बीच का एरिया निकालना हो, तो आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है, और उस सूरत में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव एरिया होगा। एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। ये आज का अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एरिया निकालें और एरिया, एक सिंगल स्केच का एरिया नेगेटिव आए, तो उसका मतलब होगा कि ये ग्राफ जो एरिया बना रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
अब देखिए जैसे मुस्कान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कर्व 1 में से कर्व 2 को माइनस करें या कर्व 2 में से 1 को। इसका तरीका ये होता है कि ना आप बड़े कर्व में से हमेशा छोटे को माइनस कर दें, वरना वैसे तो फर्क उससे भी नहीं पड़ता, आंसर नेगेटिव आ जाएगा अगर उल्टा माइनस हो जाए। लेकिन वैसे रूल ये होता है कि आप बड़े कर्व में से छोटे कर्व को माइनस कर दें। जब आप दोनों का नंबर निकाल लें तो दोनों को ऐसे कर दें, लेकिन आप उल्टा भी कर देंगे तो आंसर बस नेगेटिव आएगा। तो आप आंसर में लिख दोगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव और बस उसको प्लस कर दो। अब ये एक स्पेशल केस देखो, एक एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है और दूसरा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। इस केस में क्या करते हैं कि दोनों एरियाज को सम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ नजर आ रहा है कि दोनों एरियाज कंबाइन होने जा रहे हैं। तो इस केस में दोनों को एड अप कर दें। ये भी कॉपी होगा। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीट करो। अब आप आ जाओ इसमें, देखो हम कुछ क्वेश्चंस अभी ट्राई कर लेंगे, फिर बाकी हमारी जो पास पेपर क्लास होती है उसमें करेंगे। आप लोग अगर आपके पास पास पेपर बुक है तो वो जो पिंक वाली बुक है वो ले आओ, या कोई भी पास पेपर बुक है वो ले आए। ये मैं ईयर नंबर रख रहा हूँ जून 2010, जून 2010 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 12 इधर। ये ईयर नंबर नोट करो, सब लोग ईयर नंबर नोट करो। सर हम इसकी बुक से क्वेश्चंस नहीं करेंगे? नहीं, इसके बुक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इसमें चूंकि अब टाइम बहुत कम है तो हमें ज्यादा टाइम पास पेपर को देना है ना, तो इसके बुक के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पास पेपर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वाला ईयर देखें और कोशिश करें कि ये अगर आप बुक में खोल सकें तो आपके सामने रहेगा। एक्चुअली मोबाइल ऐप पे भी खोल सकते हैं, बट वो ये होता है कि उसमें कंसंट्रेशन नहीं होती। अब पहले देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। खुला है दरवाजा। क्या क्या यार, देखो लिखा हुआ है कि the diagram shows part of a curve for which dy upon dx is 8 cos 2x. The curve passes through the point b pi by 4 comma 7 y is equal to 5। और ये वाला क्वेश्चन आप पहले पूरा रीड कर लो। हाँ बिल्कुल,
जब आप एडिशन करने जाओगे तो फिर तो आप नेगेटिव को इग्नोर करोगे, वरना तो एरिया माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जो मैंने नोट्स में लिखवाया था उसमें आप माइनस को कंसीडर नहीं करोगे। द लाइन y इज इक्वल टू 5 मीट्स द कर्व एट द पॉइंट a एंड c। चलो अब पढ़ो, शो दैट द कर्व हैज इक्वेशन दिस। अब मैं इसका डेटा आपको दिखाता हूं, आप लोग भी इसका डेटा बनाओ। आप लोग पहले इसका डेटा बनाओ, इस तरह ये लिखो, लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन के साथ एक डायग्राम भी दी हुई है। और फिर ये जो पिंक वाली बुक है उसमें यूनिट नंबर 19 है। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में शिफ्ट कर लो। सर पिंक वाली बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है? पिंक वाली बुक में क्वेश्चन नंबर देखो है 24। अब हम इस क्वेश्चन को अगर शुरू करें तो पहला कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि आपको dy अपॉन dx दिया हुआ है। ठीक है, अगर dy अपॉन dx दिया हुआ हो तो इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे निकलती है। ये बेसिकली वही असूल है कि अगर dy अपॉन dx दिया हुआ है तो उसने आपको इंटीग्रेट तो करके दिया हुआ है, सॉरी डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, तो आप उसको इंटीग्रेट करो। आपने लिखा इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो इंटीग्रेट करने के लिए क्या तरीका होगा कि ये जो 8 लिखा हुआ है, ये 8 तो अपनी जगह पे रहेगा। जो 8 है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन कॉस का इंटेग्रल क्या होगा। जो कॉस है उसका इंटेग्रल होगा साइन 2x अपॉन 2। और फिर वो टू टू कहां से आ रहा है, वो एंगल का डेरिवेटिव है, वो काट दो। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखो, x की जगह π/4, y की जगह 7 रखो और सॉल्व करके ना c निकालो। सब लोग ये वर्किंग शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 16 और उसका 24, सॉरी, और उसका पहला पार्ट।
c की वैल्यू आ रही है 3, उसको वापस पुट कर दो और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये आपने जो निकाला ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सब लोग इसको कंपेयर करो और अगर आंसर में कोई डिफरेंस हो तो मुझे बताइएगा। अब इस सवाल के पार्ट 2 पे आ जाए। अब इस सवाल के पार्ट 2 को पढ़े। पढ़ो। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड ऑफ द पॉइंट सी। अब देखो ये जो पॉइंट ए है इसके लिए y की वैल्यू तो 5 है, ये जो पॉइंट सी है इसके लिए भी y की वैल्यू 5 है। तो अब मेरे पास कर्व की इक्वेशन तो निकल आई है। देखो ये इक्वेशन आ गई ना आपके पास, आपको शो करनी थी तो आपने इक्वेशन तो शो कर दी। अब इस इक्वेशन में जाकर अगर तुम x y की जगह 5 रखो, यहां पर इधर अगर तुम y की जगह 5 रख दो तो तुम्हें 2x मिल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 2x कैसे आ सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में 2x कैसे आ सकते हैं? उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में असल में आप जब पुट करते हैं तो क्वाड्रेंट की वजह से एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं।
सब लोग पार्ट 2 पढ़िएगा, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड ऑफ द पॉइंट सी। अब आप इसको शुरू कैसे करोगे, देखो लिखो। आप सबसे पहले क्या करोगे कि ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है। एक मर्तबा आप y की जगह 5 रखो, ये वाला स्टेप देखो ये। अब ये जो 3 है ये उधर जाएगा तो 2 रह जाएगा माइनस होकर, फिर ये 4 इधर आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। अब आप साइन इनवर्स करो, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा, तो 2x हो जाएगा π/6। 2x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी π/6। बेसिक एंगल आ गया। अब ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करो, ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करो। Sir, what do you mean by basic angle? हाँ, बेसिक एंगल उस एंगल को कहते हैं जो कि 90 से छोटा होता है। एंगल लेस देन 90 इज बेसिक एंगल। Acute angle. हाँ, एक्यूट एंगल, राइट। इसको पूरा करिएगा, फिर मुझे याद दिलाइएगा कि हमारे पास जब बेसिक एंगल आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब हमारे पास बेसिक एंगल आ जाता है तो उसके बाद हम बाकी एंगल्स कैसे निकालते। देखो हमने बेसिक एंगल निकाल लिया, अब आपको ये पता है कि फंक्शन क्या था। फंक्शन जो है वो साइन था। साइन कहाँ कहाँ प्लस होता है, साइन प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू π/6। 2x इज इक्वल टू π/6 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको लेके चलो तो अब आप बेसिक एंगल से कैसे आगे चलोगे ये देख लो। देखो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहां से आप अगर मूव करो यहां पर तो दो आंसर आएंगे। पहला आंसर π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते, π-π/6। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ये दोनों एंगल मैंने इक्वेट किए 2x के, क्योंकि पिछला जो आपने इनवर्स वाला स्टेप किया था वहां 2x था। इससे आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट a और कोऑर्डिनेट c। सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा, ये हमने किया हुआ है बहुत पहले, और इसमें अगर कोई चीज याद ना आए तो मुझसे जरूर पूछ लें।
सर मैंने शायद उस वक्त तक ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई से कैसे माइनस कर रहे हैं। इसका ये रूल्स व्हाट इज याद द करो। लॉजिक? हाँ, मैं आपको ना इसकी एक शीट फॉरवर्ड कर, शायद मैंने आपको इसकी एक शीट फॉरवर्ड की होगी ना, तो या मुझे आप क्लास के बाद रिमाइंड कर देना। इसकी एक फॉर्मूला शीट है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आता है वो आपका बेसिक एंगल होता है, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, पाई माइनस बेसिक एंगल, ये रूल है। क्योंकि सपोज करो तुम रेडियन में तो ये सही समझ नहीं आता, सपोज करो कि अगर ये एंगल है 30 डिग्री, तो इधर आकर वो हो जाएगा 150। क्योंकि इधर अगर आप देखो इस पोजीशन पे एंगल होता है, इस पोजीशन पे एंगल होता है 180, तो 180 से माइनस कर दें। 180 को रेडियन में कहते हैं पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आप एंगल को पाई में से माइनस कर देते हैं हमेशा, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर पाई प्लस होता है। सब लोग इसको पूरा करिएगा, ये जो 2 पॉइंट्स हैं। चलो आखिरी पार्ट पढ़ो, तीसरा पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वाला देखो शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक कर्व बना हुआ है। और देखो पार्ट नंबर सी, शेडेड एरिया। यहां पर एक शेडेड एरिया है, यहां पर लिखा, मैंने उसको 5 कहां से लिखा है, ये आपको ये लिखा हुआ लिख रहा है y इज इक्वल टू 5। तो अब मैंने इसमें एक मेंसुरेशन अप्रोच लगा रहा हूं। ऊपर वाला एरिया शेडेड है, तो मैंने क्या लिखा, एरिया बिलो कर्व। एरिया बिलो द कर्व कौन सा है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है जो कर्व के नीचे आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल एरिया जिसमें ये व्हाइट और ब्लैक दोनों हैं, इसको कहेंगे एरिया बिलो द कर्व।
अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो नीचे व्हाइट वाली रेक्टेंगल है इसको माइनस कर दें तो ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है ये वाला ये बच जाएगा। तो अब आप लोग ये वाला पार्ट सी शुरू करो, रफ सी डायग्राम बना लो और उसके साथ ये वाला मेंसुरेशन अप्रोच कॉपी करो। Sir, can you please repeat? देखो ये Yes, sir. Please. मेंसुरेशन की एक अप्रोच है कि आपको एरिया ये वाला निकालना है। अब आप अगर इस पूरी डायग्राम को देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी डायग्राम देखो, ये जो पूरा एरिया है एक्स एक्सिस तक जिसमें ये व्हाइट और ये ब्लैक दोनों शामिल है, इसको कहेंगे एरिया बिलो द कर्व। अच्छा, नीचे व्हाइट कलर की एक रेक्टेंगल है, देखो ये वाली, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, दोनों एरियाज को माइनस कर दें तो सिर्फ ये बच जाएगा, ये वाला कॉपी करिएगा। सर एरिया बिलो द कर्व तो रेक्टेंगल ही है सिर्फ, नहीं बाकी तो सब इरेगुलर है। नहीं, वो इसमें इरेगुलर नहीं देखा जाता। देखो, अगर तुम्हारा ये कर्व है ये वाला, यहां से लेकर इस पूरे को नीचे तक लाना होता है। जो कर्व होता है ना, जो कर्व होता है उसके और एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया हो, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया इसी में शामिल है। ये पूरा एरिया, जो एरिया बिलो द कर्व होता है ना, वो एक्स एक्सिस तक जाता है, उसमें सारे सारे शामिल होते हैं। हाँ, जो व्हाइट वाली रेक्टेंगल है, अगर आप उसको हटा दें तो फिर ये सिर्फ ऊपर वाला ब्लैक वाला बच जाएगा। यस, बिल्कुल। एरिया बिलो कर्व मींस एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस, ये बिल्कुल सही है था, यही कॉन्सेप्ट है। जो कर्व के नीचे एरिया होता है वो एक्सिस तक जाता है। देखो, मैंने पहले क्या किया कि मैंने इधर जो पिछले पार्ट में आंसर्स आए थे मैंने वो लगा दिए, मैंने फिर वो व्हाइट वाली रेक्टेंगल अलग कर ली है, व्हाइट वाली रेक्टेंगल अलग कर ली है, व्हाइट वाली रेक्टेंगल अलग कर ली है, ये नंबर और ये नंबर माइनस कर दिए हैं और इससे मुझे π/3 मिल जाएगा। मेरा प्लान ये है कि मैं लगाऊंगा रेक्टेंगल के लिए लगाऊंगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो अब ये वाला इसी को अपडेट करो।
चलो अब मैंने क्या किया है, एरिया कैलकुलेट किया है लेंथ इनटू ब्रेथ से, और मेरे पास एरिया आ रहा है 5 पाई/3। आप लोग भी ये एरिया की कैलकुलेशन शेयर करो। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने ये नीचे जो एक व्हाइट कलर की रेक्टेंगल थी, इसका एरिया निकाल लिया। अब जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो कैसे निकलता है, उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेट। ये मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, उसकी लोअर लिमिट है पाई/2, अपर लिमिट है 5 पाई/12। अच्छा, इक्वेशन है 3+4 sin 2x। जब आप 3 को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 3x। sin 2x इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा cos 2x/2। पीछे एक माइनस आ गया, ये माइनस आप बीच में ले आओ और फिर इसको सिंप्लीफाई करके इसमें लिमिट डालो। इसको शुरू करें और मुझे एरिया निकाल के बताइएगा कि कितना आता है आपके पास।
अब इसमें जिन लोगों ने वैल्यू निकाली हो, अगर आप इसमें लिमिट पुट कर देते हो और इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, तो ये आप जब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त कोशिश करो कि डेसिमल में जा सकते हो तो चले जाओ, वरना उसको होल नंबर में रख लो। ये आ रहा है 6.6, ये आ रहा है एरिया अंडर द कर्व। अब शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? एरिया बिलो एक्स एक्सिस, सॉरी बिलो द कर्व माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये करो और फिर इसको माइनस करके आंसर निकाल लो। सॉरी लाइन ड्रॉप हुई थी, इसको इसको देखिएगा और ये वाली वर्किंग शेयर कर लीजिएगा। हम आज का काम यहीं तक रोकेंगे। हमारा इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर माशाल्लाह कंप्लीट है। हमें सिर्फ इसकी पास पेपर में प्रैक्टिस करनी है। रिसेंटली दो दिन से मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख सका बिकॉज ऑफ द माय फीवर एंड जो हेल्थ का इशू है थोड़ा सा। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक से सारी चीजें वापस रिज्यूम हो जाए, क्योंकि जनवरी अब खत्म हो गया और फरवरी इज द क्रूशल मंथ। इंटीग्रेशन का ये लास्ट टॉपिक है। इंटीग्रेशन जो बड़ा चैप्टर है वो खत्म हो गया है। हमने जो बड़े वाले चैप्टर्स थे इंटीग्रेशन के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, डिफरेंशिएशन के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, वो जो आप लोगों को पता होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, तो वो सारे हो गए। पीछे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 10, 11, 12 होता है, वो भी हुआ है। और हमें अब छोटे वाले जो चैप्टर्स हैं, जो सिंगल चैप्टर्स होते हैं ना, हमें उनको फोकस करना है। एक ऐसा टॉपिक अभी रहता है जो कि हैवी वेट काउंट होता है और वो है काइनेमेटिक्स। तो आई एम प्लानिंग के पहले वो करवा लूं ताकि सारे बड़े चैप्टर हो चुके हों। एडमेंस में क्या होता है, बल्कि हर जगह हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स हैवी वेट होते हैं। अब इंटीग्रेशन का एक सवाल नहीं आता, इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चंस होते हैं। डिफरेंशिएशन पेपर में भरी हुई होती है, ट्रिग्नोमेट्री भरी हुई होती है, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे काइनेमेटिक्स है, जैसे रिमाइंडर फैक्टर है, इनका एक एक सवाल आता है सिर्फ ना। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पहले बड़े चैप्टर्स करवा लिए, इनके मैं रिवीजन भी इंशाल्लाह मार्च में करवाऊंगा जब स्कूलों में मॉक्स शुरू होंगे।
और इनके मैं रिवीजन लेक्चर्स के भी लिंक डालूंगा यूट्यूब के। तो प्लान ये है कि जो अब सिंगल वाले चैप्टर्स हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर मेजर है, एपीजीपी है, वो जो सीक्वेंस वाला चैप्टर है, बाइनोमियल है, ये करवाए जाए, जो कि असल में छोटे चैप्टर्स हैं और 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन होता है इनमें ना। तो आप इसको कॉपी कर लो। आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर जी सर मैं कह रही थी कि आप कल एक कोई एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं मैथ पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर हमारे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, उससे क्या मंडे से हमारे पेपर्स हैं, तो इसलिए आप रख सकते हैं कोई, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। पेपर 1 की क्लासेस तो मैंने रखी है। पेपर 2 में क्या होता है कि देखो, पेपर 2 में सारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 में तुम टॉपिक्स देखो, मेरे पास यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर्स हैं, मैंने शायद भेजे भी हूँ। तो उसमें होता ये कि पेपर 2 की तैयारी पेपर वाइज में मसला नहीं होता है। पेपर 2 में क्या होता है, बड़े टॉपिक्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आती है, मेंसुरेशन आती है, स्टेटिस्टिक्स आती है। आप एडमेस की बात करिए, मैथ्स की बात करिए? मैथ्स सर, मैथ्स। हाँ मैथ्स में यही होता है ना। तो मैथ्स के पेपर 2 जैसे हम पेपर 1 कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा क्लासेस में, मैथ्स के पेपर 2 में फर्क है। मैथ्स के पेपर 2 में अगर आप मेरे साथ एक पूरा पेपर 2 भी कर लो ना, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि आप ना, जो आपके पास अगर ग्रीन वाली बुक है, तो उसमें जो आखिर के टॉपिक्स होते हैं ना, जो नीचे हैं और अगले पेज पर जिनकी लिस्ट है, उनमें से आप 2-2 3-3 क्वेश्चंस करो। वो बड़े जिनमें लिखा होता है पेपर 2 क्वेश्चंस, और आप ये देखो कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अब लोकस है, मेंसुरेशन है, वेक्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसी तरह से जो अभी चल रहा है प्रोबेबिलिटी है, सेट्स का टॉपिक है, ये अलग अलग प्रिपेयर करो, तो पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। अब पेपर 1 कैसे तैयार करना चाहिए, जैसे आप पेपर 2 का सोच रही हो ना, ऐसे पेपर 1 तैयार करते, पेपर 1 करते जाओ। मतलब पेपर 1 खोलो, पूरा पेपर 1 में से 70% आपसे हो जाएगा। तो पेपर 1 की तैयारी डायरेक्ट पेपर 1 से हो जाती है। पेपर 2 अगर आप कोशिश करोगी ना, तो आप हर दूसरे सवाल, तीसरे सवाल में स्टक होगे, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी पहले टॉपिकल करनी चाहिए और फिर फुल पेपर 2 करने चाहिए। तो आप देखो, आज का दिन है आपके पास, आप देखो कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ट्रबल कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो हाफिज। मच। हाफिज।